हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक ऑन द टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने यूनिट्स डिफाइन किया था और साथ साथ हमने डायमेंशन भी डिफाइन किया था। और गाइस, मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन होता क्या है। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो फंडामेंटल पर जितनी पावर्स रेज्ड रहती है उन्हीं पावर्स को डायमेंशन बोलते हैं, राइट। और वो डायमेंशन उस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में होती है। और गाइज, यूनिट की जहां तक बात है तो आपको पता है कि यूनिट्स एक चूजन स्टैंडर्ड होता है। जब किसी नंबर के इन फ्रंट में हम यूज करते हैं तो उस नंबर के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। अब गाइज, यूनिट्स और डायमेंशंस दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है ही, क्योंकि यूनिट्स अगर हम लिख रहे हैं गाइज तो मीटर्स लिख रहे हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, राइट, या सेकंड लिख सकते हैं। तो सेकंड अगर है तो उसके लिए हम लोग डायमेंशन में टी यूज कर लेंगे। सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं यानी लेंथ यूज कर रहे हैं या मीटर यूज कर रहे हैं, उसके जगह पर एल यूज कर लेंगे। तो गाइज, अगर किसी का यूनिट हमें दिख रहा है तो यूनिट के हेल्प से हम चाहें तो डायमेंशन भी लिख पाएंगे उसका। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज के वीडियो सेशन में गाइज हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स एंड डायमेंशन देखेंगे। यूं तो गाइज ये जो चैप्टर्स होता है यूनिट एंड डायमेंशंस, जब तक आप फिजिक्स से जुड़े रहेंगे तब तक आपको नई नई यूनिट्स मिलती रहेंगी, नया नया डायमेंशन भी मिलता रहेगा। बट गाइज, हमारे सिलेबस में जितनी यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़नी है, ठीक है, उसको तो अभी डायरेक्ट पूरा तो नहीं कर सकते, बट कुछ बेसिक क्वांटिटीज है जो हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। और हालांकि गाइज ये रटने की चीजें नहीं है, आपको जब कभी भी आपको नई नई फिजिकल क्वांटिटी की मुलाकात होगी तो नेचुरली उसकी फॉर्मूला भी आपको पता रहेंगी और उस फॉर्मूला को आप तोड़ तोड़ के फंडामेंटल वालों में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके पावर्स को देख लेंगे एंड दैट वुड बी द डायमेंशन। और उसको ब्रैकेट में अगर यूज कर लेते हैं तो दैट वुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो अभी फिलहाल अपना मकसद है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को उठानी है। वो आपको पता हो या ना पता हो कोई बात नहीं है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज यहां पे दूंगा। उसके एग्जैक्ट अंदर में नहीं जाएंगे कि वो चीजें होती क्या हैं, बट उसका जो एक फॉर्मूला हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा और उस फॉर्मूला के बेसिस पर आप उसका डायमेंशन और यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं वो सीरीज जिसमें हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स और डायमेंशन लिखना सीखेंगे। ध्यान इस बात का रखना है गाइज, रट्टा नहीं मारनी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को के डायमेंशन को रट्टा नहीं मारनी है। मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि 2 या 4 फिजिकल ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमें याद रखनी चाहिए, बस उसी से अपना काम हो जाएगा। लगभग क्वांटिटी को हम लोग उसी से डिराइव कर लेंगे। ठीक है गाइज? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो गाइज, स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही छोटी चीज से, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से। अब ये तो एक लेंथ ही होती है, राइट, लेंथ ही होती है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को एस से डिनोट करूं तो इसकी अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो ये केवल एल पे डिपेंड करेगी। सो डायरेक्ट हम चाहें तो एल लिख सकते हैं। और यूनिट की जहां तक बात है तो मीटर में होगी। ऑब्वियसली मैं ऐसा यूनिट केवल लिखूंगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। नेक्स्ट करते हैं गाइज एरिया। एरिया तो आपको पता होगा। अब किसी भी चीज का एरिया निकालेंगे तो गाइज कहीं ना कहीं उसमें 2 चीजें यूज होंगी ऑब्वियसली, या तो लेंथ ब्रेथ यूज होगी या रेडियस को 2 बार यूज करेंगे। सो पाई आर टाइम्स ऑफ आर। क्लियर है गाइज? तो एरिया में कहीं ना कहीं चाहे जिस किसी चीज का हम एरिया निकालें, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने की कोशिश करूं सो एल टाइम्स ऑफ बी होगी। अब इसका यूनिट तो दिख रहा होगा साफ, कुछ भी खास नहीं है। दिस इज मीटर एंड मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग कभी कभी स्क्वायर मीटर भी कहते हैं, स्क्वायर मीटर। क्लियर है? एंड जहां तक इसके डायमेंशन की बात है यानी डायमेंशनल इक्वेशन की बात है या फॉर्मूला की बात है, सो एल 2 बार है ना गाइस, तो एल टाइम्स ऑफ एल यानी एल स्क्वायर। एम इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो एम की पावर 0 बोल सकते हो, एल की पावर 2 दिख रही है और टी की पावर 0 बोल सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। नेक्स्ट, वॉल्यूम।
अब वॉल्यूम किसी भी चीज का निकाल लो, या तो आप स्फेयर का निकालो तो 4/3 पाई आर क्यूब होगी। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, उसको तो हम लोग लिखेंगे नहीं। आर रेडियस हमेशा सेंटीमीटर या फिर मीटर में होते हैं ना, तो मीटर की क्यूब होने वाली है या किलोमीटर की क्यूब होने वाली है, जो भी हो क्यूब होने वाली है। अगर गाइज मैं क्यूबॉइड का निकालूं तो LBH होगी, या क्यूब का निकालूं तो LLL होगी। तो इसकी वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो LBH होगी, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो बहुत ही साधारण चीज़ है। उसकी जो यूनिट अगर मैं लिखूं सो मीटर क्यूब हो जाएगी, और जहाँ तक डायमेंशन की बात है सो L की क्यूब होगी, और M तो होगा नहीं, M की पावर 0। ठीक है गाइज, तो बस अभी केवल सिंपल चीज़ों को देखते हैं। अब गाइज अच्छे से समझेंगे, जब आप वॉल्यूम जान गए, एरिया जान गए, डिस्टेंस जान गए, और मास वगैरह तो आपको फंडामेंटल ये तो पता ही होगा, M होती है ना मास का M, और उसी तरह टाइम का T होता है, तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज अगर मैं 4th नंबर की बात करूँ और डेंसिटी, अब यहाँ से गाइज अच्छी चीज़ें चालू हो जाती है। डेंसिटी, फिलहाल मैं कोई सिंबल नहीं दे रहा इसका, ठीक है। डेंसिटी वर्ड को समझना गाइज बड़ा जरूरी है। अब डेंसिटी का कोई पूछे कि क्या डायमेंशन होगी, अब यहां पे एक कंफ्यूजन होगा कि डेंसिटी कई एक टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो अगर ऊपर टाइप्स करें तो एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब एब्सोल्यूट डेंसिटी वालों की क्या डायमेंशन होगी और फिर रिलेटिव वालों की क्या डायमेंशन होगी। अगर गाइस मैं एब्सोल्यूट की बात करूं तो वो भी 3 अलग अलग वैरायटी की होती है। एक को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, दूसरे को बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, और तीसरे को बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको सिंपली आप डेंसिटी के नाम से जानते हो। तो मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी क्या है, तो आपके जहन में एक ही बात आती है, सर मास अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल गाइज, आपने अभी तक जो पढ़ा है यही पढ़ा है, लेकिन इस स्टेज में गाइज हमें पूरा डिटेल करनी पड़ेगी कि डेंसिटी एक्चुअल में केवल मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होती। तो चलिए गाइज मैं पहले इसको पूरे एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीज क्या है, इससे हम क्या समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले डेंसिटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कोई हाई लेवल का चीज नहीं है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है और यहीं पे इसको डिटेल करते हैं। तो गाइज पहले समझते हैं डेंसिटी क्या चीज है। डेंसिटी ऑब्वियसली एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये हर फिजिकल क्वांटिटी किसी न किसी चीज को सिग्निफाई कर रही होती है, किसी न किसी चीज के बारे में बता रही होती है। तो डेंसिटी के वर्ड के आने से ही आपके दिमाग में हो रहा है, सर ये क्या बताएगा। अब गाइज डेंसिटी से ये पता पड़ता है कि किसी भी चीज की मटेरियल कितनी पास है या कितनी दूर है, इससे ये पता पड़ता है। अगर किसी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उसी के कंपेयर में कोई दूसरी बॉडी है, उसकी डेंसिटी अगर कम है, तो इससे ये पता पड़ गया कि सेम साइज में उसकी ज्यादा मटेरियल इंक्लूडेड होगी और इसकी कम मटेरियल इंक्लूडेड होगी। मतलब जो सबस्टांस बनी है उसमें ज्यादा मटेरियल इन्वॉल्व है, और उतना ही शेप की अगर दूसरी मटेरियल है तो उसमें जिसकी डेंसिटी कम है वो कम मटेरियल इन्वॉल्व है। मतलब एक हल्की होगी और एक भारी होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्या मेरी बात है, गेट कर रहे हो। 1 kg का लोहे का एक छोटा सा, ये जिससे हम लोग वेट मेजर करते हैं गाइज, ये 1 kg का आप ले लो, कितना छोटा साइज का होता है। अब मैं 1 kg का कोई लकड़ी बोलूं वुड, तो क्या उतना ही साइज का लकड़ी क्या 1 kg हो जाएगा? बोलोगे नहीं सर, उसके लिए थोड़ा बड़ा साइज का चाहिए होगा। तो क्या देख रहे हो यहां पे, सेम साइज की 2 ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, एक छोटा ही है और एक क्या है, बड़ा है, तब उसकी मटेरियल उसमें उतनी इन्वॉल्व है। अगर उतना ही साइज का मैं दूसरा ले लूं तो उतना ज्यादा वो वेट नहीं होता उसका। मतलब सेम साइज के ऑब्जेक्ट्स में गाइज, सेम साइज वाले 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में सेम मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है। तो हम बोलेंगे कि किस में ज्यादा मटेरियल इन्वॉल्व है, जो ज्यादा भारी होगी, ऑब्वियसली आयरन, लोहा। तो लोहे की डेंसिटी उस वुड के कंपैरिजन में क्या है, ऑब्वियसली ज्यादा है। सो होपफुली मेरी बात समझ रहे हो। तो क्या ये डेंसिटी केवल मास में नहीं होती है, पॉपुलेशन में भी होती है। आपके अपने सिटी की बात करें, कुछ और भी ऐसे सिटीज हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बड़ा कम है, और हमारे शहर की डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सो गाइज कहीं ना कहीं हम लोग संख्या की बात कर रहे होते हैं वहां पे कि एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ पीपल्स कितने ज्यादा हैं, और फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी और शहर में नंबर ऑफ पीपल अगर कम है तो बोलेंगे कि यहां नंबर डेंसिटी भाई आपकी कम है। सो डेंसिटी मीनिंग मतलब होता है गाइज कितनी पास चीजें हैं, कितनी ज्यादा है, ठीक है। जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, 10+2 में चलेंगे तो हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपन मास डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज डेंसिटी, तो फील आ रही है ना गाइज, डेंसिटी क्या चीज है। जब एक बार फील आ गई तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं गाइज। तो डेंसिटी को ना गाइज 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ओरिजिनल जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, और दूसरा गाइज कंपैरेटिव है जिसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं।
रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी सपोज करो 2 यूनिट्स है और उसकी डेंसिटी 4 यूनिट्स है, तो बोलेगा कि भाई मेरी डेंसिटी तेरे से 2 ज्यादा है, मतलब ट्वाइस है कह सकते हो। तो वो जो ट्वाइस वर्ड आया ना कि ट्वाइस 2, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? तो डेंसिटी गाइज देखा जाए तो ओरिजिनली डेंसिटी हमारा एब्सोल्यूट ही है, रिलेटिव तो कंपैरिजन के लिए गाइज। तो चलिए बात करते हैं डेंसिटी क्या है। 2 टाइप का पहले क्लासिफाई कर लेते हैं, ज्यादा फील आएगी फिर। एक को बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी, राइट, इसको ए नाम दे देते हैं, और ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। इसके बारे में भी डिटेल करेंगे, फिलहाल अभी इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये गाइस 3 पार्ट्स में होती हैं। इस एक को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, एक को बोलते हैं हम लोग सरफेस मास डेंसिटी, और एक को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो 3 तरह की डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब इसमें भी बात करें तो गाइस इसमें भी हम लोग 2 तरह की डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं, वो डिटेल पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं वेपर डेंसिटी, और एक को बोला करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलिए गाइस पहले तो हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी की। तो ये जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है उसमें फर्स्ट नंबर इज लीनियर मास डेंसिटी। अब गाइस थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए। डेंसिटी से हमें यह पता पड़ गया कि भाई कोई चीज कितनी ज्यादा डेंस है, कितनी ज्यादा पास पास है, इससे हमें यह पता चलता है। अब गाइस समस्या यह है कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करें, कितनी पास पास है ये कैसे कैलकुलेट करें। तो कहीं ना कहीं गाइस पास पास में होने के लिए स्पेस भी होना जरूरी है। बिल्कुल, बिना स्पेस का, बिना उसके रीजन का, बिना उसके डायमेंशन का कैसे पता करेंगे कि मास कितनी पास पास है। तो गाइस इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं समझें। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास जनरल बॉडी है जिसमें स्पेस है, मान लीजिए वॉल्यूम है उसके पास, तो v वॉल्यूम है तो मास m है। तो एक वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम होती तो कितनी मास होती, तो यूनिट वॉल्यूम पर मास कितनी होगी, m/v। फिर से सोचो, v वॉल्यूम पे मास m है तो यूनिट पर कितनी होगी, m/v। तो गाइस यूनिट वॉल्यूम पे जो मास होती है ना, इससे कहीं ना कहीं हमें यह पता कर पाएंगे कि कितनी ज्यादा डेंस है। हर के यूनिट वॉल्यूम पर अगर पता करते हैं, किसी के यूनिट वॉल्यूम पर ज्यादा मास है, किसी के यूनिट वॉल्यूम पर कम मास। यूनिट वॉल्यूम बोलने का मतलब ये होता है कि एक साइज हमने फिक्स कर लिया। अब एक फिक्स साइज में अलग अलग ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं कि चलो यूनिट वॉल्यूम में इसका 5 kg है, यूनिट वॉल्यूम में इसका 10 kg है, यूनिट वॉल्यूम में इसका 25 kg है। अरे वाह, मतलब उतने ही साइज में इसका 25 kg इंक्लूडेड है और उतने ही साइज में इसका 5 kg इंक्लूडेड है। तो गाइस यूनिट वॉल्यूम में जितनी, यानी यूनिट डायमेंशन कह सकते हो, अभी वॉल्यूम को भी हम लोग हटाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो यूनिट डायमेंशन में जितनी ज्यादा मास इंक्लूडेड होती है गाइज, उससे से हम पता कर रहे होते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या है और कितनी ज्यादा है। क्या मेरी बात क्लियर है गाइज? तो गाइज यहां पे एब्सोल्यूट डेंसिटी में यही करेंगे, किसी भी यूनिट डायमेंशन में कितनी मास इन्वॉल्व है, मास पर यूनिट डायमेंशन कह सकते हो। अगर मैं इसको एक लैंग्वेज में बोलूं अगर सिंपल, तो मास पर यूनिट डायमेंशन। अब ये डायमेंशन कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो वाली डायमेंशन नहीं है, ये अलग डायमेंशन की बात मैं कर रहा हूं। लेंथ भी एक डायमेंशन आती है गाइज, है ना, एरिया भी एक डायमेंशन में आती है, राइट, वॉल्यूम भी एक डायमेंशन में, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सो मास पर यूनिट डायमेंशन कह सकते हो या स्पेस भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसमें गाइज प्रॉब्लम ये है, मैंने तो बोल दिया कि चलो v वॉल्यूम पर m मास है तो यूनिट वॉल्यूम पर मास, मैंने बोला अभी, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए हटाएंगे भी। कहीं दुनिया में हर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने ऐसा भी जरूरी नहीं है।
हमारे पास एक धागा है, एकदम पतला सा धागा है, तो इसकी लेंथ सिग्निफिकेंट है या एरिया सिग्निफिकेंट है या वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है? सोच के देखो। अब बोलोगे सर इतनी पतली धागा का हम क्या एरिया निकालने जाएंगे और क्या इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे? लेंथ, बस केवल लेंथ हमें पता पड़ेगा। आपके पास कोई पेपर का एक शीट है, इतनी पतली है कि उसकी लेंथ तो हमें दिखाई दे रही है, ब्रेथ तो दिखाई दे रही है, बट क्या उसकी विड्थ, मोटाई दिखाई दे रही है क्या? बोलोगे नहीं सर ये तो काफी पतला है। क्या उसका वॉल्यूम ज्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे लिए? वॉल्यूम निकाल जरूर सकते हैं गाइज, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, बट क्या वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए? बिल्कुल नहीं गाइज। क्या इंपॉर्टेंट है वहां? लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलकर के हैं, यानी एरिया वहां सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली गाइज बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें वॉल्यूम ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट है, जैसे क्यूबॉइड ले लें, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और अच्छा खासा उसका विड्थ भी है, तो वहां पे तो सही है। एक ईंट का टुकड़ा ले लें, लकड़ी का एक लॉग ले लें, ऐसा क्यूबिकल टाइप का, तो क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल गाइज। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर में वॉल्यूम इन्वॉल्व हो, हर चीज का वॉल्यूम हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो। कभी किसी की लेंथ सिग्निफिकेंट होती है, कभी किसी की एरिया सिग्निफिकेंट होती है और कभी किसी की वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होती है। तब गाइज मान लो कि किसी धागे का मेरे को डेंसिटी निकालना हो, और आप बोलोगे सर उसका तो वॉल्यूम सिग्निफिकेंट ही नहीं है, उसकी मास अगर हम बोले तो ऑब्वियसली लेंथ पे फैली हुई है, और पेपर का शीट ले लें तो उसकी मास ऑब्वियसली एरिया पे फैली हुई है। तो कहने का ये मतलब गाइज कि वहां नेचुरली मास तो है ही बिखरा हुआ, लेकिन वहां वॉल्यूम बोलने से बेटर है कि एरिया बोल दें, लेंथ वाली चीज में लेंथ बोल दें। हाँ जहां वॉल्यूम है नेचुरली वहां पे हमें वॉल्यूम बोलना चाहिए। तो इसलिए गाइज 3 तरह की डेंसिटी डिफाइन करेगी। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों डिफाइन किया गया 3 तरीके का, क्योंकि किसी किसी चीज की लेंथ ही सिग्निफिकेंट होती है। तो अब आपको फील आ जाएगी कि लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है और इससे क्यों दिया गया। होपफुली मेरी बात समझ में आ रही। तो गाइज अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, लीनियर मास डेंसिटी की बात करूं, इसे सिंपली हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा, राइट। और इसका डेफिनेशन तो सिंपल सा है, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, राइट। तो इसे हम बोलते हैं लैम्डा। सो दिस इज m/l, दिस इज m/l। अच्छे से फील कीजिएगा गाइज, मैं काफी डिटेल बताने वाला हूं इसमें, बहुत डिटेल। तो गाइज मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग m/l कहते हैं, राइट। कहीं से कोई डाउट नहीं। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ l है और इसकी पूरी की पूरी मास m है, राइट। तो इसकी अगर आपसे डेंसिटी पूछे तो m/l। और गाइज इस बात का ध्यान रखना कि ये यूनिफॉर्म है। क्या है गाइज? ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह इसकी मास सेम तरीके से बिखरी पड़ी है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इतना छोटा टुकड़ा लूँ और जो मास हमें मिल रही है वही मास यहाँ भी मिलेगी उतने ही टुकड़े पे, वही मास उतना ही मिलेगी इस टुकड़े पे। क्लियर है गाइज? मतलब हर पार्ट की डेंसिटी क्या है? सेम है या यूनिफॉर्म है गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अब बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है जिसमें डेंसिटी चेंज करे? हाँ गाइज बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके पास बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स होंगी, देखे भी होंगे कि स्टार्टिंग में मतलब जो जनरली जो पेड़ होता है ना कि पेड़ पौधे जो होते हैं, जड़ के पास नीचे जो उसकी जो मटेरियल होती है वो काफ़ी सख्त होती है, रिजिड होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वो उसकी जो रिजिडनेस से थोड़ी रिजिडिटी कम होती चली जाती है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो कहने का ये मतलब क्या ऐसे चीज़ों का डेंसिटी यूनिफॉर्म है क्या गाइज? क्या हर जगह उसकी डेंसिटी सेम है? बिल्कुल नहीं गाइज, बिल्कुल नहीं। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? बिल्कुल। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज यही है m/l, जिसमें हर जगह की मास क्या है? सेम है, सॉरी हर जगह की डेंसिटी क्या है? सेम है, इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं है। तो दिस लैम्डा इज m/l। जहाँ तक यूनिट की बात है, पहले तो गाइज इसका यूनिट कर लेते हैं, फिर बाद में डिटेल करेंगे इसके बारे में। अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो kg नीचे मीटर, सो kg पर मीटर। और डायमेंशन की बात करें तो kg को देख करके m यूज कर लेंगे, और मीटर मतलब l। कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब गाइज ऐसा है कि इसको थोड़ा सा और डिटेल में करना चाहूँगा, बहुत अच्छे से डिटेल करना चाहूँगा।
गाइस ये लेमडा फिक्स्ड होता है, ध्यान रखिएगा, लेमडा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बहुत बड़ी कमाल की बात है। और लेमडा एम पे और एल पे डिपेंड नहीं करता। थोड़ा झटका लगाना गाइस, मैं जो बोला भी झटका लगा। बोलोगे सर अभी फॉर्मूला में आपने एम लिख रखा है और एल लिख रखा है और आप बोल रहे हो कि एम पर और एल पर डिपेंड नहीं करती है। हाँ गाइस, डिपेंड नहीं करती है। थोड़ा मैं आपको फील करवाऊं, वाटर की डेंसिटी आपने सुना होगा कि 1 ग्राम पर सीसी होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। अब गाइस मैं आपसे बोलूं कि वाटर की 1 बूंद मैं ले लूं और 1 ग्लास वाटर ले लूं, राइट, और 1 बकेट ले लो। 3 केस में, 1 बूंद है, 1 ग्लास है और 1 बकेट है। अब सेम वाटर है दोनों में। जो वाटर 1 बूंद है मतलब इसी का 1 बूंद मैंने निकाल रहा है और 1 बाल्टी में से मैंने एक उसको ग्लास में रखा हुआ है। अब समझेंगे तीनों वाटर की डेंसिटी क्या अलग अलग होगी? सोचो, थोड़ा आकर लगाओ इसमें। इसकी भी 1 ग्राम पर सीसी या इसकी भी 1 ग्राम पर सीसी, इसकी 1 ग्राम पर सीसी, या उसकी ज्यादा इसकी थोड़ी कम और इसकी सबसे कम? क्या कहना चाहते हो? अब आप सोच रहे हो सर वाकई थोड़ा ये कंफ्यूजिंग तो है ही। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी बोली जाती है, कहीं उसमें एक कंडीशंस नहीं होता है कि 1 ग्लास वाटर की डेंसिटी इतनी होगी। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? सो गाइज डेंसिटी टर्म जो होती है वाकई साइज पे डिपेंड नहीं करती है। वो तो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितनी पास पास है। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा ले लेंगे तो ज्यादा पास पास हो जाएगी और थोड़ा लेंगे तो कम पास पास हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है गाइस। चाहे उसका हम 1 बूंद ले लें, चाहे एक बहुत ही और भी 1 बूंद का भी मैं 10वां हिस्सा ले लूं, तो उसके अंदर जो मटेरियल्स इन्वॉल्व है, जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, वो जितने पास पास है गाइस, वो बड़े में भी वही होंगे ना। ये होती है डेंसिटी गाइस। अब इसको थोड़ा मैं प्रैक्टिकली फील भी कराता हूं, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा झटका लगा है थोड़ी देर पहले कि भाई मास पे डिपेंड कर रही है और एल पे डिपेंड कर रही है, फिर भी कहीं ना कहीं लेमडा किस पे डिपेंड नहीं करती है भाई? मास पर। मतलब फॉर्मूला में जरूर एम और एल पे डिपेंड कर रही है, लेकिन एक्चुअल में लेमडा मास और एल पे डिपेंड नहीं करती है। वजह समझेंगे गाइस। मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने रॉड दिया और उसकी लंबाई एल है, उसकी मास एम है, चलो ठीक है, तो डेंसिटी m/l कर लिया। अब आपके दिमाग में हो रही होगी कि सर अगर हम मास थोड़ा बढ़ा देते हैं, मास क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो डेंसिटी लगता है कि बढ़ जाएगी। अब सोचो गाइज, आपके पास एक रॉड है, उसका मास कैसे बढ़ाओगे आप? रॉड है, एकदम पतली है, मोटा तो नहीं कर सकते ना। मोटा करोगे तो फिर रॉड में वॉल्यूम आने लगेगा, तो तुम क्या करोगे, लेंथ बढ़ाओगे ना। तो चलो एल है और तूने मास को 2 गुना करना है, तो क्या करोगे? बोलोगे सर उतना ही मास और ऐड कर लेंगे, यानी उतनी जितनी लंबाई की ये है उतनी ही लंबाई के ऐड कर लेंगे, तो 2m हो जाएगा। तो गाइज आपने ध्यान दिया ना, मास को आप डबल कर रहे थे तो लेंथ को भी तो डबल कर लिया आपने। यानी इसको अगर आपने डबल किया तो नीचे वाले को भी डबल कर लिया, तो फिर दोनों मिलकर तो वापस वही रह गया। तो साफ क्लियर है गाइस कि मास के बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास तभी बढ़ेगी ना जब लेंथ बढ़ेगी। अब वो सोचोगे कि नहीं सर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा, मास को सेम रखूंगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा तेरे से। कोई एक मटेरियल तुम ले लो, लेंथ तुम बढ़ा दोगे, जितनी लंबी है और लंबा बढ़ाना है। आपको लोगे सर स्ट्रेच करेंगे, यार इतना पतला है कि अब उससे पतला नहीं हो सकता, तभी तो तुम लेंथ कंसीडर कर रहे हो। अगर मोटा होता तो तुम वॉल्यूम कंसीडर कर रहे होते ना। तो अब तो लेंथ बढ़ा नहीं पाओगे स्ट्रेचिंग से, क्या करना पड़ेगा तेरे को? बोलोगे सर उतना ही लंबाई का मटेरियल और जोड़ देंगे। तो जब तुम उतने ही लंबाई का मटेरियल जोड़ दोगे तो तुमने मास को भी तो बढ़ा लिया। इसलिए गाइज अगर लेंथ बढ़ा रहे हो तो मास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, या मास बढ़ाने की कोशिश करते हो तो लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दोनों की रेशियो हमेशा सेम रहेगी। इसलिए मास ज्यादा होने से और कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 1 बूंद वाटर लिया था गाइज, तो जरूर उसकी साइज बहुत कम है, तो मास भी तो कम है। 1 ग्लास लिया तो उससे ज्यादा लिया, राइट, तो मास अगर ज्यादा लिया गाइज तो उसका साइज भी तो ज्यादा हो गया। और 1 बकेट ले लिया तो उसका मास भी ज्यादा है, तो नेचुरली उसका साइज ज्यादा है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एम और एल पे डिपेंड नहीं करती। तो गाइज ये चीज आपको दिमाग में रहनी चाहिए। लेमडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम एंड एल। क्लियर है गाइज? अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी। बता रहा हूं अभी गाइस, ऐसा है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक को बोलते हैं इंटेंसिव और एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव। थोड़ा मैं लिख देता हूं।
देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, अपने बल्क पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर वो ज़्यादा भी होती है तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई कमी या फिर बढ़ोतरी नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना है 10th में पढ़ा है, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 4/3 पढ़ा है, ग्लास का जो स्टैंडर्ड होता है वो 3/2 पढ़ा है आपने। क्या उसमें आपको ग्लास के अमाउंट की चर्चा करी गई है? क्या साइज बड़ा छोटा मोटा ऐसा बोला गया क्या? नो गाइज, ग्लास केवल ग्लास, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है ना गाइज जो वाकई उसके अमाउंट से कोई उसका मतलब नहीं होता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इंडिपेंडेंट ऑफ द बल्क। सो ई इंडिपेंडेंट, आई याद रखना, याद रहेगा। So lambda is independent of MNL, therefore lambda is an intensive property. क्लियर है गाइज? एक्सटेंसिव नहीं है। सो होपफुली मेरी बात है आप समझ रहे हैं गाइज। और गाइज इनफैक्ट लैम्डा ही नहीं, लैम्डा छोड़ो, कोई भी डेंसिटी होती है, चाहे वो एब्सोल्यूट डेंसिटी में चाहे जो भी हो, वो हर कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हर कुछ अपने साइज पे डिपेंड नहीं करता, हर कुछ अपने मास पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या मेरी बातें अच्छे से गेट कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और गाइज इस टॉपिक को ना मैं जैसा कि बताया कि काफ़ी डिटेल बताने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल गाइज। ठीक है, आज के वीडियो सेशन मुझे लगता है डेंसिटी ही कंप्लीट करने में लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देनी है गाइज। अगर ये समझ गया ना गाइज तो इस पर बेस्ट आगे चल के आपको कहीं कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है ये सब चीज़ें। चाहे अगर अभी तो डेंसिटी नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना, आगे चल के 10+2 की मैं बात करूँगा तो 4 डेंसिटी आएगा, तो हमें बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं। तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए गाइज मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और इसमें होपफुली गाइज मैं आपको इंटीग्रेशन भी लाऊंगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको, इंटीग्रेशन भी आने वाला है इसमें, डोंट वरी। तो पहले गाइज तो आप इन सब चीज़ों को कॉपी कर लीजिए, अच्छे से एक बार देख लीजिए। बहुत कुछ ज़्यादा आपने पढ़ा नहीं है, ये सब चीज़ें तो फालतू की चीज़ें हैं। बस मेन है डेंसिटी, और डेंसिटी में गाइज मैंने 2 तरह का डेंसिटी आपको पढ़ाया, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी जो रियल में है और एक रिलेटिव डेंसिटी जो कंपैरिजन वाली है, कंपेरेबल है वो। तो इसको तो हटाई के चलो, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है। एब्सोल्यूट डेंसिटी में लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्यों 3 किया वो आपको मैंने बता रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की नेचर अलग अलग होती है, किसी में लेंथ मैटर करती है, किसी में एरिया मैटर करती है और किसी में वॉल्यूम मैटर करती है। तो मासेस तो बिखरी हुई है लेंथ पर, चाहे एरिया पे चाहे वॉल्यूम पर, तो हमें तो डेंसिटी निकालना पड़ेगा, मतलब उस मास की डिस्ट्रीब्यूशन तो चेक करनी पड़ेगी। तो लेंथ पे है तो लेंथ पे निकालेंगे, एरिया पे है तो एरिया के टर्म में निकालेंगे, और वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम के टर्म में निकालेंगे। इस तरह से वी हैव 3 टाइप ऑफ डेंसिटीज, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। पढ़ेंगे आगे चल के, इसका सिंबल देंगे गाइस। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज सिग्मा एंड दिस इज रो। पी को थोड़ा सा ऐसे बेंड करते हैं, पी टाइप का। तो पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग सेकंड केस में आएंगे, फिर थर्ड केस में आएंगे गाइस। ठीक है, पहले इस पे कुछ थोड़ा सा चर्चा और कर लेंगे, डिटेल चर्चा कर लेंगे गाइस, क्योंकि अभी तो ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का क्या चक्कर है उस पर अपन काफी डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिएगा, बहुत आप नए नए चीज सीखने वाले हैं इसमें। पहले कॉपी कीजिए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे और समझने की कोशिश करते हैं इसको, लैम्डा को। तो गाइज ये तो हमें पता पड़ गया कि लैम्डा क्या चीज़ है। ठीक है, लैम्डा से हमें क्या समझ में आएगी। और अभी लैम्डा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब गाइज जितनी मटेरियल जितनी डेंस यहाँ पे है उतना ही हर जगह डेंस सेम है। ठीक है, मतलब डेंसिटी बढ़ती नहीं जा रही है और न घटती जा रही है। अब गाइज ये तो हो गया रियल चीज़ें। अब गाइज ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ मटेरियल, सवालों में जनरली, ठीक है, कुछ मटेरियल की डेंसिटी स्टार्टिंग में बड़ा कम है, और ऐसा लाइफ में भी होता है बहुत सारे जगह पर कि हमारे पास कुछ ऐसे भी वुड पाए जाते हैं, ऐसे लकड़ियाँ होती है जो स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में थोड़ी ख़राब होती हैं, धीरे धीरे वो सख्त होती चली जाती है, या स्टार्टिंग में बहुत अच्छी होती है, धीरे धीरे वो कमज़ोर होती चली जाती है, या यूँ कहें उसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब गाइस ऐसा है कि तो फिर ऐसी चीज़ों के डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म, नो, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ पे कुछ और है और आगे बढ़ने पर कुछ और है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो गाइस ऐसे चीज़ों का डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ऐसे चीज़ों को हम कैसे हैंडल करेंगे? फाइंड आउट छोड़ो, हैंडल कैसे करेंगे? और इसमें सवाल क्या हो सकता है? तो सब पे गाइस अपन बात करेंगे। फिलहाल अपन एक ही बात दिमाग में रखेंगे, अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जस्ट अभी, जिसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी, इस इंड से उस इंड तक मटेरियल यूनिफॉर्म होगी हर तरीके से। तो एक छोटा सा सवाल गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको फील आ जाए। एक बहुत लंबी, मैं यूँ बोलूँ आपको कन्फ्यूज करने के लिए, एक इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, पतली सी रॉड है, और इसकी लैम्डा गिवन है 3 kg पर मीटर। यूनिट से पता पड़ गया, 3 kg पर मीटर लैम्डा ही है।
अब मैं आपसे पूछूं कि इस इनफाइनाइट रॉड में से एक टुकड़ा कट करो AB, ये बहुत बड़ा है, AB की लंबाई मैं ले लिया 10 मीटर, ये टुकड़ा कट कर लो और मैं आपसे पूछूं फाइंड द मास ऑफ रॉड AB। ठीक है, जो AB रॉड हमने कट किया है उसका मास क्या होगा। कमाल की बात यह है कि इसको कहीं भी किसी वेइंग मशीन पे नहीं डालना है, तराजू पर नहीं डालना है, बस डायरेक्ट जितनी डेटा मेंशन है उसी डेटा से आपको बताना है। कैसे सोचोगे, सोचो, एक पल के लिए दिमाग लगाओ। अब गई लेमडा तो फिक्स्ड है, लेमडा हम छोटे सेक्शन का निकालें, बड़े सेक्शन का निकालें या AB सेक्शन की निकालें, लेमडा तो फिक्स्ड है, लेमडा हर चीज का वही होगा। तो लेमडा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है मास डिवाइडेड बाई L। अब गई जिसका भी मास हमें पूछा गया है बस उसके लेंथ से डिवाइड कर ले तो लेमडा पता पड़ जाएगा। या यूं उल्टा बोले कि अगर लेमडा आपको पता है तो जिस किसी सेक्शन का आपको मास निकालनी हो तो बस उसके लेंथ से क्या करें, लेमडा में मल्टीप्लाई कर ले। सो दैट इज इजी। लेमडा तो सबका सेम है, चाहे AB का हो चाहे पूरे का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 3, और किस लेंथ का आपको मास चाहिए था, बस AB सेक्शन का, और ये तो 10 है। सो दिस इज 30 kg। अब गए इसको ना, इसको हम लोग ओरल भी सोच सकते थे। आप ऐसे बोलोगे ना कि लेमडा का मतलब 3 kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर पर कितनी मास है 3 kg, तो आपको कितने मीटर पे चाहिए 10 मीटर पे, ऑब्वियस सी बात है 30 kg, कुछ भी नहीं है जो ओरल। तो इस तरीके से भी चीज़ों को आप सोच सकते हैं। समझिएगा अच्छे से। दे दिया गया, ठीक है। पूरी जो मास दे दी गई है वो 20 kg दी गई है, ठीक है। कितनी, 20 kg। आपसे पूछा गया फाइंड द मास ऑफ AB, मास ऑफ AB। गाइस ध्यान देखिएगा, ये मास किसका है, पूरे इस वायर फ्रेम का है। दिस इज वायर फ्रेम, राइट, और इसकी मास ये गिवन है। तो आपसे क्या पूछा गया कि इस AB सेक्शन का क्या मास होगा ये बताइए, जो कि 1 मीटर पे, ठीक है। कैसे सोचेंगे, थोड़ी सी अकल लगाते हैं इसमें जस्ट। अब भाई अच्छे से देखें, अब आप सोचोगे कि सर इसका तो डेंसिटी हमें पता ही नहीं है, लीनियर मास डेंसिटी तो पता ही नहीं है, फिर कैसे सोचे। तो गाइज हम लोग निकालते हैं फिर, क्योंकि हमें 20 kg पूरे का ना पता है, ठीक है गाइज। अब ध्यान से देखो, आप जल्दी से भी सोच सकते हो, पूरा कितनी लंबाई है 2 to 4 and 1 and 1 2 4 to 6, अच्छे से समझेंगे। तो गाइज अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो अगर मुझे मास जिसका पता है तो लेमडा उसी के हेल्प से निकाल लेते हैं, मास बाई पूरी लंबाई। मास अगर 20 लिखते हैं तो 20 किसका है उसका लंबाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसकी लंबाई तो भाई पूरा है, पूरा फ्रेम ही है, तो 2 to 4 and 4 to 6। तो ये गाइज इतना kg पर मीटर, ये रहा लेमडा, क्लियर। तो लेमडा हमने फाइंड आउट कर ली। जब हमें गाइस लेमडा पता पड़ गया तो अब हम लोग क्या करें, मास किसी एक सेक्शन का निकाल सकते हैं, मास ऑफ AB सेक्शन। सो मास निकालने के लिए फिर से लेमडा टाइम्स ऑफ L, लेकिन अब की बार लेमडा तो हमने किसी चीज का निकालेंगे वही होगी, और हमें किस लंबाई से गुना करना पड़ेगा, हमें 1 से गुना करना पड़ेगा। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो। अगर आपसे इसका लंबाई इसका पूछा जाए मास तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, सो 20/3 हो जाता। सो गाइस बहुत ही सिंपल है। सो होपफुली मेरी बातें आप शायद समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी इसको और भी सवाल इस तरीके से भी लोग कर देते हैं, इसकी रेडियस 7 मीटर, मास 7 kg, क्लियर है गाइस। मास 7 kg, या ऐसा करते हैं ना 14 kg कर लेते हैं, राइट। अब आपसे पूछा गया कि आप बताएं कि इसका वायर की जो लंबाई है तो समझ रहे हो,
अगर आपसे ऐसा पूछ दे 60 डिग्री दे दे और ये ए बी सेक्शन दे दे, राइट, तो फाइंड मास ऑफ ए बी सेक्शन, बस इतना सा पूछ दे, बस ए बी सेक्शन का बताओ। अब सोचोगे सर पहले तो ए बी की लंबाई निकालनी पड़ेगी, हाँ तो लंबाई निकाल तो लोगे लेकिन लेमडा कहां से लाओगे, लेमडा तो चाहिए ना तुम्हें, तो लेमडा पहले निकालो। लेमडा क्या करोगे, पूरा मास 14 और पूरी लंबाई 2 पाई आर लिखोगे ना गाइस, ऊपर 7 बाई पाई और आर के जगह पर 7 से 7 कट तो 1 बाई पाई, तो गाइस इतना केजी पर मीटर हमारा लेमडा आ गया। अब लेमडा पता पड़ गया, इसकी लंबाई तो निकालना बेहद आसान है ना, 60 डिग्री पर। एल कैसे निकालते हो, अगर आपको अच्छे से पता हो तो थीटा पता है ना आपको, पाई के हेल्प से निकाल सकते हैं ये, तो एल इक्वल्स थीटा इंटू आर। थीटा हम लोग किस में करते हैं, रेडियन में, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 पाई करना पड़ेगा, सो दिस इज पाई बाई 3। सही है गाइस, आपको पता है ना थीटा 60 डिग्री है तो 60 में पाई अपॉन 180 कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि थीटा इक्वल्स एल बाई आर में थीटा को हमेशा रेडियन में डालते हैं, सो रेडियन में डालना पड़ रहा है। ये चीज़ मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में बता रखा है। एंड रेडियस इज, सॉरी मैथमेटिकल टूल्स में नहीं गाइज, मैंने यहीं पे बता रखा है जस्ट, तो ये 7 है, सो 7 पाई बाई 3, तो एल निकाल लिया गाइज। अब एल निकाल लिया तो मास भी निकाल लेंगे, लेमडा टाइम्स ऑफ एल, लेमडा आपने 1 बाई पाई निकाला हुआ है, सो दिस इज 7 पाई बाई 3, 7 बाई 3 kg। कुछ भी खास नहीं है, आप इस सारे सवालों को बड़े आसानी से सोच सकते हैं। तो गाइज बड़ा ही ये यूजफुल चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा इसको एलाबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद था यूनिट और डायमेंशन निकालना, लेकिन गाइज इसको अलग से हम लोग कभी पढ़ेंगे नहीं, तो अगर मैं यहीं पे सीख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो हमें आगे चल के इसको समझने में बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है गाइज। कॉपी कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम लोग बात करेंगे जहां लेमडा वैरी करेगी, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग लेमडा लगातार चेंज कर रही होगी। और गाइज डोंट वरी, उसमें चेंजिंग की जो इक्वेशंस होती है वो आपको मेंशन होगा, मतलब कैसे चेंज कर रही होगी पूरा चीज मेंशन होगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फिर सवाल आपका पूछा जाएगा कि मास कितनी होगी, तो गाइज ऐसे सवाल को आप अच्छे से सीखिए, बस आपको सिखाना है बस इसमें। तो गाइज एक बात अच्छे से समझते हैं, when lambda is variable, जब lambda क्या हो, वेरिएबल हो, तो कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको एक कंसेप्ट पहले समझते हैं, कंसेप्ट से फिर क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अभी स्टार्टिंग में होगा ही तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन बाद में चल के ये सब यूज टू हो जाओगे इस सब का, ठीक है, क्योंकि अब उसके बाद लगेगा कि यार तो बार बार यूज हो रहा है। मान लो गाइज आपके पास कोई रॉड है, ऑब्वियसली रॉड में ही बात करेंगे क्योंकि लेमडा के बारे में बात हो रही है। कोई रॉड है और इसकी लेमडा वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, मैंने कुछ इक्वेशंस दे दिया कैसे भी, बस वेरी कर रही है, ऐसे कुछ दे दिया गाइज 2r+3, इस हिसाब से वेरी कर रही है। और आर की जो वैल्यू ले रहे हैं मैं यहीं से ले रहा हूं, ठीक है, और इसकी पूरी लंबाई मैंने एल ले ली है। अब मैं पूछूं कि चलो ए बी का मास बताओ, मैं आपसे पूछूं कि ए बी का मास बताओ, चलो क्वेश्चन ही एक प्रकार से, फाइंड द मास ऑफ रॉड ए बी, फाइंड द मास ऑफ रॉड ए बी, ठीक। आपका स्टेप क्या होगा, आपका स्टेप पहले लिख देता हूं। आपकी स्टेप ये होगी, जो लोग थोड़ी अकल लगाते हैं बच्चे, वो सोचेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि मास निकालनी हो तो लेमडा में एल से मल्टीप्लाई कर लो, तो लेमडा आपने दे रखा है 2r+3 और एल तो एल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। गाइस ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब लेमडा फिक्स्ड होती है। क्या यहाँ लेमडा फिक्स्ड है, ये तो आर पे डिपेंड कर रही है। तूने मास निकाल लिया वेरिएबल, देखो आर है वेरिएबल है, थोड़ी देर के लिए अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो चलो एक्स ले लेता हूं,
देखो वेरिएबल में तूने निकाल लिया, तुम्हारा मास क्या वेरिएबल होगा कि फिक्स्ड होगा? ए बी की मास क्या वेरी करती जाएगी? सोचो, क्या मैं एक्स की जगह पर 0 डालूंगा तो कुछ और आएगा? ऐसा थोड़ा ना होता है। तो कहीं ये जो मास तूने निकाला ये खुद ये बहुत कुछ चीख चीख के कह रहा है कि गलत है गलत है गलत है, क्योंकि ये ए बी लंबाई क्या है? फिक्स्ड है, तो मास भी तो फिक्स्ड होगी। अब बोलोगे सर फिर कैसे सोचे? यही तो हमें अभी पता है। वाकई गाइज, इसीलिए तो इस चीज को मैंने समझाने के लिए अभी कोशिश कर रहा हूं। तो गाइज यहाँ पे स्टेप हम लोग का, क्योंकि आपकी नॉलेज बस इतनी सी तो है, इससे ज्यादा तो आप जानते नहीं हो, और आपका स्टेप भी यही होगा। तो गाइज अब देखिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब गाइज अच्छे से समझेंगे। मैं बोलूं कि ये x जो है वो डिस्टेंस यहां से ली गई है, मतलब x अगर मैं यहां पे 4 मीटर पे रहूंगा तो 2 × 4 + 3 यानी कि 11, यहाँ की जो डेंसिटी होगी वो 11 होगी। समझो, पहले इक्वेशन को समझो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ 3 डाल दूँ तो 3 × 2 = 6, 3 9, तो ठीक है 6 3 = 9, मतलब अगर यहाँ पे रहे तो 9 यहाँ पे होगी। अगर मैं एकदम स्टार्टिंग के मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पे 3 होगी। ठीक है गाइज, और मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ, एल पे चले जाऊँ तो 2l, एल की जगह पर हम कुछ डेटा भी डाल सकते हैं गाइज। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो डेटा भी डाल देंगे। मान लीजिए कि 5 मीटर की बात हो रही है, तो 5 मीटर पे जाएंगे तो यहाँ की डेंसिटी होगी 5 × 2 = 10, 3 13 हो जाएगी। तो साफ क्लियर है गाइज कि हम जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी डेम्डा लगातार बदलती जा रही है। ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से समझेंगे गाइज। अगर मैं x को काफी कम लूं, काफी कम लूं, बहुत छोटा dx, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? dx, डिफरेंशियल, तो क्या उसमें लेमडा बहुत कुछ वेरी कर रही है कि बोलोगे सर लगभग सेम होगी? क्योंकि एक तो लंबाई इतनी कम ले रहे हैं, जस्ट पॉइंट ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि इस जगह की डेंसिटी गई, तो इस जगह की डेंसिटी मतलब लगभग आसपास की डेंसिटी। तो गाइज अगर मैं बहुत छोटे डिस्टेंस की बात करूं तो बहुत छोटे डिस्टेंस में क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बोलोगे हाँ लगा सकते हैं। लेकिन गाइज क्या बड़ा डिस्टेंस होगा तो लगा पाएंगे? नो गाइज, बड़े डिस्टेंस में लेमडा अच्छा खासा तरीके से वेरी कर जाएगा। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझो। मान लो कि x के जगह पर गाइज मैंने 1 डाला, समझो, तो लेमडा क्या आई? थोड़ा फील करो, अभी आप बेसिक में हो, फाउंडेशन में हो, तो समझना बड़ा जरूरी है। सो गाइज ये 2 × 1 + 3 विच इज 5 आया, समझना अच्छे से। और x के जगह पर 1.0001 डाला। क्यों डाला? मैं 1 के एकदम पास हूँ गाइज, 1 से थोड़ा सा आगे हूँ, एकदम पास हूँ। तो मैं लेमडा अभी निकालूं तो क्या आएगा? 301 + 3, देखो तो क्या आएगा गाइज? 2, सो दिस इज 5.0001। अब आप बोलोगे गाइज ये 2 है ना। अब आप बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू नियरली 5 ही तो है। अरे 5.0002 कोई बोल रहा है और कोई 5 बोल रहा है, बोलोगे सर लगभग तो सेम ही है। और भी मैं नजदीक ले जाऊं, 1.00000 10,000 बार 0 के बाद 1 कर दूं तो आपका क्या आएगा? 5.000 10,000 बार 0 के बाद 2। सोचो, अब बोलोगे सर वो भी तो 5 ही के आसपास है। बिल्कुल यही मैं कह रहा था गाइज कि अगर हम बड़े डिस्टेंस पे जाएं तो नेचुरली लेमडा चेंज हो रही है। इनफैक्ट हर डिस्टेंस पे चेंज हो रही है, लेकिन एकदम स्मॉल डिस्टेंस पर क्या लेमडा में कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है? बोलोगे हाँ सर बहुत ज्यादा नहीं, ये तो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अब गाइज ऐसा काम करते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। और ये आज के क्लास की गाइज लास्ट सेक्शन होगी, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, जस्ट सिग्मा पढ़ेंगे, फिर रो पढ़ेंगे, उस पर भी काफी डिटेल, पूरा एक क्लास ही लगा दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज यहां से हम x पे गए और एक छोटा सा सेक्शन, एकदम छोटा गाइज मैं बना रहा हूं, बड़ा दिख तो रहा होगा बड़ा, लेकिन गाइज ये बहुत छोटा है, जस्ट एक पॉइंट मात्र है। तो x पे मैं गया, ठीक है, और एक छोटा सेक्शन dx, अगर मैं r पे जाता तो dr लेता, y पे जाता तो dy लेता, कोई इशू नहीं है। अब चूंकि लेमडा को x में वेरी करवा रहा है तो हमने क्या है x में चला गया, कोई इशू नहीं है गाइज। मैं r में भी जा सकता था तो r पे जाकर के dr, चलो r ही लेता हूं और जनरलाइज करता हूं, आपको ज्यादा फील भी आ जाएगी। r पे गया और dr ले लिया, बस आपको रट्टा नहीं मरवाना है, बस याद करना है, मतलब इसको समझना है। r पे जाकर के dr हमने ले लिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, इस छोटे से सेक्शन का मास निकाल सकते हो? बोलोगे सर हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि उस छोटे से सेक्शन में डेंसिटी कुछ खास वेरी नहीं कर रही है। तो मास ऑफ ए स्मॉल सेक्शन में बोलूं छोटा सा मास होगा नेचुरली, तो dm बोलता हूं। तो
तो मास क्या होती है लेमडा इंटू एल। अच्छा, लेमडा इंटू एल उसकी क्या है डी, आर आपने निकाला है, और इस जगह की लेमडा कितनी है, आर पे जा करके कितनी है। अब बोलोगे सर x पे जाके तो हमें पता है लेकिन r पे तो पता नहीं, तो बात तो वही है ना, x पे जाके 2x + 3 है तो r पे जाके 2r + 3, y पे जाके 2y + 3। समझ रहे हो मेरी बात? सो कंफ्यूज मत करेंगे, वहां 2x में लिखा गया है, हम यहाँ r पे जा रहे हैं, जानबूझ के तो जा रहे हैं ताकि आपको पूरी फील आ जाए। सो गाइस अगर हम r पे जा रहे हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, वहां से देखो r पे जाकर के x पे जाके 2x + 3 तो r पे जाके 2r + 3, तो मैं यहाँ लेमडा की जगह पर लिख देता हूँ 2r + 3, ठीक है, क्योंकि लेमडा बदल रही है, वो x पे डिपेंड कर रही है। फिलहाल हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, r पे जाके बात कर रहे हैं। तो ये, तो गाइस ये हमने छोटा सा मास ले लिया। अब गाइस जब चीजें बदलती है ना, जब चीजें क्या होती है, बदल रही होती है, तो हम लोग एकदम छोटे सेक्शन का वो चीज निकाल लेते हैं और उसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या करते हैं गाइस, इंटीग्रेट। सोचो डीएम का इंटीग्रेशन तो एम होता है ना, मतलब पूरा एम। तो गाइस अगर हम पूरे दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लें तो हमें इस पूरे सेक्शन का मास मालूम हो जाएगा। यही लॉजिक है, मतलब एकदम छोटे सेक्शन का चीज निकाल लो और बड़े सेक्शन का मालूम ना हो तो आप इनिशियल से लेकर के फाइनल तक इंटीग्रेट कर लो तो चीजें मिल जाएगी। गाइस याद करो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जब मैं बता रहा था, काफी डिटेल मैंने आपको बताया था, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि छोटे सेक्शन का वो चीज निकाल लो जो चीज तुम्हें बड़े चीज की निकालनी है। तो हमें बड़े चीज की क्या निकालनी है भैया, हमें मास निकालनी है, तो हम छोटे चीज की मास ही तो निकाल रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे सही जगह से सही जगह तो मेरे को टोटल लेंथ का मास पता पड़ जाएगा। सो दिस इज द केस गाइज। अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग। तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, एम आ जाएगा। सो 2r + 3 dr इसका इंटीग्रेशन। अब कहां से कहां करें ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में मास मान लीजिए 0 रहा होगा, ठीक है, या डायरेक्ट अगर इसको कुछ नहीं करते तो इसको रहने दो, इधर इंटीग्रेशन कर लो गाइज इधर। तो इंटीग्रेशन dr का मतलब होता है पोजीशन। तो पोजीशन यहां से चालू करनी है, यहां से जोड़नी है और यहां तक जानी है। तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां पे r की वैल्यू क्या है, क्योंकि r आप यहां से ले रहे हो तो यहां पे r की वैल्यू 0 है। आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां पे r की वैल्यू हो जाएगी जो टोटल लंबाई पार कर जाएंगे, पूरा लंबाई कितना है 5। सो यहां 5 हो जाएगी। सो 0 से लेकर के 5। और डीएम का इंटीग्रेशन तो मास टोटल लिख देते हैं डायरेक्ट। सो 2r का इंटीग्रेशन, r की पावर 1 का इंटीग्रेशन r² / 2 3dr। तो 3 को बाहर किया और dr का r होता है गाइज, आप एक बार देख लेंगे इंटीग्रेशन अगर आपको दिक्कत है तो। दिस इज 5² + 3 × 5। लोअर लिमिट डालेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, क्या करें डाल के कोई फर्क नहीं पड़ता। ₹40 kg। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? क्या बहुत ही आसान है, ऐसे ही सवाल को हम लोग बनाया करेंगे। कहीं से कोई डाउट? तो गाइज इस तरह के सवाल और भी पूछे जा सकते हैं आपसे। लॉजिक वही है, x पे जाके या r पे जाके छोटा सेक्शन ले लो और इंटीग्रेट कर लो सही जगह से सही जगह, तो आपको टोटल उसका मास पता पड़ जाएगा। तो गाइज 1-2 सवाल प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूँ होमवर्क के रूप में, ठीक है, जस्ट सिमिलर प्रैक्टिस के लिए, कुछ नहीं है। कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है, ठीक है। तो आपको मास बतानी है AB की। इसकी रेडियस है 7 मीटर, राइट, और इसकी लेमडा है, यहां से चालू होकर के इस तरह से वेरी कर रही है 3x, राइट, 3x। तो आपको बतानी है फाइंड द मास ऑफ द रिंग। इसमें हिंट यही है गाइज कि 0 से लेकर के पूरा L तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चीजें तो ऐसी है, तो क्या करना पड़ेगा, 0 से पूरा लंबाई कितना है 2πr पे, तो पहले 2πr की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। यहाँ तो आपको पता ही है 2 मीटर तक जानी है, और यहाँ 2πr का वैल्यू पहले निकाल लेंगे आप, और फिर 0 से लेकर के 2πr की जो वैल्यू आई है वहाँ तक। क्योंकि ये चीज़ कुछ है नहीं, आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो आप खुद से कर लीजिए।
सो होपफुली गाइज आज के क्लास को आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। यूनिट और डायमेंशन वाइज तो चीज़ें आज कुछ हुई ही नहीं है, स्टार्टिंग में जो चीज़ें हुई है गाइज बस वही, और वो भी था कुछ भी खास नहीं था। अभी हम लोग डेंसिटी पढ़े हैं तो ज़्यादा फील आएगी, ठीक है। तो गाइज डेंसिटी में हमने अभी केवल सिंगल चीज़ कवर किया, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। कमिंग वीडियो सेशन में गाइज हम लोग सिग्मा और रो पे ही काम खत्म करेंगे, ठीक है। सिग्मा रो करते करते, और अगर रिलेटिव देखेंगे, रिलेटिव के लिए टाइम निकलता है तो रिलेटिव भी पढ़ लेंगे, और गाइज उसके बाद फिर यूनिट और डायमेंशन पे आएंगे, ठीक है गाइज। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।